चलिए आज भारत के दिल की धड़कन यानी उसके गांव के बदलने की कहानी को समझते हैं। लेकिन इसे हम किसी रिपोर्ट या आंकड़ों से नहीं बल्कि एक किसान राम भरोसे की आंखों से देखेंगे। एक ऐसा किसान जिसके लिए उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है। तो राम भरोसे के लिए ये जमीन क्या है? महज एक टुकड़ा? नहीं, ये उसके पुरखों की विरासत है। ये उसकी अपनी पहचान है और यही उसके बच्चों के आने वाले कल की उम्मीद भी। ये एक ऐसा रिश्ता है जो फसल से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सम्मान और अस्तित्व का रिश्ता है। राम भरोसे को जमीन तो मिल गई विरासत में, पर सदियों से उसकी किस्मत का फैसला कोई और ही करता आया था। विडंबना देखिए, जमीन उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उस पर हक किसी और का था। कहानी मुगलों से शुरू होती है, फिर आते हैं अंग्रेज। देखिए, सरकारें बदलती रहीं, नीतियां बदलती रहीं, पर एक चीज नहीं बदली, राम भरोसे जैसे किसानों का शोषण। उसकी जमीन के फैसले हमेशा उससे मीलों दूर बड़े शहरों में बैठे लोग लेते थे। उस वक्त दो तरह के सिस्टम चलते थे। एक था जमींदारी, जिसमें किसान अपनी ही जमीन पर एक किराएदार की तरह था। उसकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा जमींदार के पास चला जाता था। दूसरी तरफ थी रैयतवाड़ी। कहने को तो किसान मालिक था, पर सरकार का लगान इतना ज्यादा था कि वो बेचारा कर्ज के बोझ तले ही दबा रहता था। मतलब दोनों ही सूरतों में किसान बेबस और लाचार था। फिर वो दिन आया, 1947, भारत की आज़ादी। और इस आज़ादी के साथ राम भरोसे की उम्मीदों को दो बड़े बड़े वादों से पंख लगे। पहला, विकास का वादा, और दूसरा, स्वर शासन का वादा, यानी अपनी किस्मत का मालिक खुद बनने का भरोसा। लेकिन गांव को ताकत देने का ये रास्ता इतना सीधा नहीं था। इस पर देश के दो सबसे बड़े विचारकों की सोच अलग थी। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जो ग्राम स्वराज का सपना देखते थे, जहां हर गांव अपने आप में एक छोटा गणराज्य हो। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर को एक गहरा डर था। उन्हें लगता था कि कहीं ये ताकत सिर्फ ऊंची जातियों के हाथ में न चली जाए और जो लोग पहले से ही दबे हुए हैं उनकी आवाज और न दब जाए। तो इन्हीं बहसों के बीच से एक कमाल का आइडिया निकला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा और क्रांतिकारी था। सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव की चौपाल तक लाना। मतलब अब राम भरोसे के गांव में सड़क बनेगी या नहीं, इसका फैसला कोई दूर बैठा अफसर नहीं, बल्कि गांव के लोग खुद मिलकर करेंगे। अब इस बड़े आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक प्लान बनाया। एक 3 मंजिला ढांचा। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के लिए जिला परिषद। ये भारत के लोकतंत्र को उसकी जड़ों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्लान था। और फिर सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया। 24 अप्रैल 1993। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब गांव की सरकार का वादा सिर्फ वादा नहीं रहा, बल्कि एक कानूनी हकीकत बन गया। ये ग्रामीण भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। और इस कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। सोचिए, एक ही फैसले ने लाखों महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकालकर गांव की सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया। ये एक ऐसा सामाजिक बदलाव था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। एक तरफ जहां गांव राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खेतों की मिट्टी में एक और खामोश क्रांति जन्म ले रही थी। एक ऐसी क्रांति जो भारत की खेती और राम भरोसे की किस्मत दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आज इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है, पर एक वक्त था जब आज़ाद भारत के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं था। हालत ये थी कि हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। और तभी हुई हरित क्रांति। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की लीडरशिप में ज्यादा पैदावार वाले बीजों और नई तकनीक ने खेतों में जैसे जादू कर दिया। भारत जो कल तक अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब दुनिया को अनाज बेचने वाला देश बन गया। और इसी के साथ साथ चली डॉक्टर वर्गीज कुरियन की श्वेत क्रांति, जिसने दूध उत्पादन में भारत को दुनिया का नंबर 1 बना दिया। चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में लाते हैं। ये वो दौर है जहां टेक्नोलॉजी उन पुराने वादों को नए और शक्तिशाली पंख लगा रही है।
इसे ऐसे समझिए जैसे सड़कों का जाल देश को जोड़ता है, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक जाल, जिसका नाम है भारत नेट, देश के हर गांव को डिजिटल दुनिया से जोड़ रहा है। ये गांव तक पहुंचने वाली डिजिटल पाइपलाइन है। और ये देखिए, आज देश की 85% से ज्यादा ग्राम पंचायतें इस डिजिटल हाईवे से जुड़ चुकी हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ग्रामीण भारत के भविष्य की एक नई और शानदार तस्वीर बना रही है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी में शहर आगे होते हैं, है ना? पर 5G टेक्नोलॉजी को अपनाने में राम भरोसे का राज्य उत्तर प्रदेश आज पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। तो ये सब सिर्फ तेज इंटरनेट के बारे में नहीं है। ये असल में जिंदगियां बदलने के बारे में है। कैसे एक बच्चे को डिजिटल लाइब्रेरी से दुनिया भर का ज्ञान मिल रहा है, कैसे एक परिवार को फैमिली आईडी से सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से मिल रहा है, और कैसे किसान क्रेडिट कार्ड से खेती के लिए लोन लेना आसान हो गया है। इतनी शानदार कामयाबियों के बावजूद ग्रामीण भारत का ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियां आज भी नए रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। संवैधानिक ताकत मिले 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन एक गहरी सामाजिक समस्या है जो इस पूरी व्यवस्था की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं। हमने कानून बना दिए, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन क्या प्रधान पति जैसी ये जो प्रथा है, जहां चुनी हुई महिला नेता के नाम पर उनका पति या परिवार का कोई पुरुष राज करता है, ये स्वशासन की उस असली भावना को ही खत्म नहीं कर रही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।